हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th हिंदी पाठ 3 भारत से हम क्या सीखें से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टि से बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को पढ़ा जाए और उसका उत्तर समझा जाए। तो चलिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो उत्तर में क्या लिखना है आपको। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। इसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है, लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। उत्तर में लिखना है कि लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। 3 कहता है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उत्तर में आपको लिखना है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। तो 4 कहता है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर क्या लिखना आपको कि प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों का निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। उत्तर में लिखना है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखलाए हैं। उत्तर में लिखना है, लेखक के अनुसार सुलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। और उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7वां क्या कहता है। 7वां कहता है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। उत्तर में लिखना है, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। इसके बाद 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां कहता है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। उत्तर में आपको लिखना है, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता
इसकी प्राचीनतम और इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भलीभांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्वान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ हो या लाभ क्या क्या हुए? लाभ होना चाहिए, क्या क्या हुए? उत्तर में क्या लिखना है? लिखना है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों द्वारा बर्बर समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 10वां क्या कहता है? समस्त भूखंड में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लिखना है भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है, और यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है लेखक ने नया सिकंदर भारत को साइमन जॉनन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। और 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? या फिर आपको पूछ सकता है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताएं। तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। उत्तर में लिखना है भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झियमा रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 प्रश्न क्या कहता है? लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर लिखना है लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। आगे प्रश्न है 14 नंबर, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? उत्तर लिखना है लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 14 के बाद 15 है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में विकास किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर लिखना है लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती रही है। भारत में प्रचलित कहावतें
और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये आपके जितने भी प्रश्न थे सभी का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।